हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्टडी 91 के इस चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं विकास मिश्रा आज लेकर आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट वीडियो को। और ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि कहते किसे हैं, क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके साथ साथ हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टाइप्स के बारे में देखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग देखेंगे उसके आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे, कैसे नाउन को पहचानेंगे, कैसे प्रोनाउन को पहचानेंगे, कैसे वर्ब को पहचानेंगे, एडवर्ब क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में चीज़ों को देखना। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इंग्लिश के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जामिनेशंस में और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये। अगर आपने थोड़ा सा भी इसके लिए ध्यान दे रखा है और थोड़ी ध्यान से आपने इंग्लिश पढ़ रखी है तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। सबसे कम समय में होने वाला सब्जेक्ट होता है और सबसे अधिक नंबर दिलाता है। ठीक है, और बाकी बच्चों के दिमाग में भ्रम रहता है इंग्लिश को लेकर कि काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही सरल सब्जेक्ट होता है ये और इसके साथ साथ बहुत ही इसका छोटा सा दायरा है। नो डाउट इंग्लिश जो है वो बहुत बड़ी है क्योंकि लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज को कभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है। इनफैक्ट अगर हम लोग हिंदी की बात कर लें कि जैसे हम लोग का जहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ है, जहाँ पे हम लोगों का जन्म हुआ है, तो वहाँ पे हिंदी मैक्सिमम बोली जाती है। अगर उत्तर भारत की हम बात करें, ठीक है, तो क्या बच्चा हिंदी को पूरी तरह से समझ जाता है? नहीं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको बच्चा इंग्लिश हिंदी को नहीं समझ पाता। हाँ, बातचीत करने की अगर दृष्टि से देखा जाए तो बातचीत करने के दृष्टि से बच्चा बातचीत कर लेता है हिंदी में, लेकिन उसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हिंदी के बच्चा नहीं जानते या लोग नहीं जानते हैं। क्या ग्रामर को जानते हैं जो लोग हिंदी बोलते हैं? तो ज़रूरी है कि वो हिंदी ग्रामर को जानते हो? तो ज़रूरी नहीं कि उनको हिंदी ग्रामर भी पता हो। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज हो सकता है किसी को बोलना आता हो, स्पीकिंग आता हो, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी नहीं कि उसको ग्रामर का भी उतना ही नॉलेज हो। ठीक है, तो यही फैक्टर हर जगह पे काम करता है और यही फैक्टर इंग्लिश में भी प्ले होता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे। और बाकी जो लोग स्पीकिंग के लिए परेशान रहते हैं तो डियर स्टूडेंट, स्पीकिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि स्पीकिंग के लिए ग्रामर जरूरी नहीं है। सिंपल सा ऐसा एग्जांपल समझो कि आप हिंदी बोलते हो तो क्या आपको हिंदी ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है? तो वैसे इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। कुछ बेसिक नॉलेज, चीज़ों की नॉलेज की हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इंग्लिश नो डाउट बहुत बड़ी है, लेकिन हमको पूरी इंग्लिश नहीं सीखना होता, इसीलिए एग्ज़ाम में सिलेबस दिया होता है। क्या दिया होता है? सिलेबस दिया हुआ होता है। तो ये इंग्लिश से पूरी, लेकिन हमको ये थोड़ा सा उसका पार्ट जानना है। ठीक है, और ये थोड़ा सा पार्ट जानना है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर इसको समझने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखना हम लोग यहाँ पे आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, एक भाषा होती है। इंग्लिश जो है वो क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है। और भाषा क्या होती है? लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक मीडियम होती है। लैंग्वेज क्या होती है? एक मीडियम होती है, मतलब एक माध्यम हुआ करती है। और माध्यम किसकी होती है? कन्वर्सेशन की। किसकी माध्यम होती है? कन्वर्सेशन की। कन्वर्सेशन मीन्स क्या होता है? बातचीत होता है। कन्वर्सेशन मीन्स क्या होता है? बातचीत होता है। तो जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज क्या होती है? मीडियम होती है। किसका? कन्वर्सेशन का। तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश भाषा है, वो एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज क्या होती है? एक मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन हुआ करती है। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि यहाँ से आपको चीज़ें काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं इसके। थोड़ा सा हम लोग इसके आगे यहाँ पे और बात करेंगे। तो आगे मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ अल्फ़ाबेट की। यहाँ पे मैं बात किसकी करने वाला हूँ? अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है? वर्णमाला होता है। ठीक है, तो अगर सामान्यतः अगर मैं आपसे पूछूं कि
इंग्लिश अल्फ़ाबेट में या इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर होगा सर 26। मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या होगा कि सर 26। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं, अल्फ़ाबेट जो होता है वो एक ही होता है। अंग्रेजी वर्णमाला कितनी है, एक ही है, और उसमें जो लेटर होते हैं, उसमें जो लेटर होते हैं ये 26 हुआ करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला कितनी है, एक ही है, अल्फ़ाबेट एक ही है, लेकिन उसमें लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये कोई एक माला है, ये क्या है, कोई माला है, जिसको मान लीजिए माला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्लैंड। माला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्लैंड। गार्लैंड मीन्स क्या होती है, माला, ठीक। और ये माला किससे बनी होती है, फ्लावर से। माला किससे बनी होती है, फ्लावर से। फ्लावर मीन्स क्या होता है, फूल, ठीक है। तो ये जो फूल हैं, अगर इनको मैं बोल दूं कि ये लेटर्स हैं, ये क्या हैं, लेटर्स हैं, तो ये सारे लेटर्स को मिला के, और मान लीजिए कि ये 26 लेटर्स हैं, ठीक है। तो इन 26, जैसे 26 फ्लावर मान लीजिए हमने लगाया, तो वैसे हमने मान लिया कि 26 लेटर्स हैं, और इन 26 लेटर्स को मिला के माला कितनी बन रही है, तो हमें पता चलेगा माला एक ही बन रही है। तो ये जो गार्लैंड है यही क्या है, अल्फ़ाबेट है। यही जो गार्लैंड है क्या है, अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला है। तो ये इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वर्णमाला जो है वो एक ही है, अल्फ़ाबेट जो है वो एक ही है, उसमें लेटर कितने होते हैं, 26 हुआ करते हैं। लेटर कितने होते हैं उसमें, 26 लेटर उसमें हुआ करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेटर जो उसमें होते हैं वो 26 में हुआ करते हैं। अब थोड़ा सा इसके आगे मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो मैंने यहाँ पे बताया कि जो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट जो होता है वो एक ही है, और इसमें जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26 हुआ करते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग लेटर्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है, वर्ड बनता है। लेटर्स को मिलाने पर क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। और जब ढेर सारे वर्ड्स को मिलाते हैं तो फ्रेज बनता है। जब ढेर सारे वर्ड्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है, फ्रेज बनता है। और जब ढेर सारे फ्रेजेज को मिलाते हैं तो क्या बनता है, क्लॉज बनता है। जब फ्रेजेज को मिलाते हैं फिर क्या आगे बनता है, क्लॉज। और क्लॉजेज को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सेंटेंस। क्या बनता है, सेंटेंस। तो वर्ड, लेटर मतलब अक्षर, और वर्ड मतलब शब्द, और फ्रेज, फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। फ्रेज मीन्स क्या होता है, वाक्यांश होता है। और क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य, और सेंटेंस वाक्य होता है। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य होता है। सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, वाक्य होता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस का फॉर्मेशन लास्ट में हुआ, ठीक है। हमने देखा कि इस प्रकार से लास्ट में किसका फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, क्लियर। तो अब हम लोग इन जो भी आपके सामने लिखा हुआ है, जो भी टॉपिक्स आपके सामने छोटी छोटी टॉपिक लिखी हैं, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट करेंगे, क्लियर, कि इनको हम पहचानते कैसे हैं, ये होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आगे कवर करेंगे। तो सब लेटर की बात हो गई है। आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे वर्ड की। आगे मैं यहाँ पे बात किसकी करूँगा, वर्ड की। वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। जब हम लेटर्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है, शब्द। देखो अब लेटर भी, वर्ड भी दो प्रकार के बनते हैं। एक बनता है मीनिंगफुल वर्ड, एक बनता है आपका मीनिंगफुल वर्ड, और दूसरा बनता है आपका मीनिंगलेस वर्ड, ठीक है। एक बनता है आपका मीनिंगफुल वर्ड और दूसरा क्या बनता है आपका मीनिंगलेस वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड कौन से होते हैं, जैसे हमने लिख दिया कम, जैसे हमने लिख दिया गो, जैसे हमने लिख दिया राम, तो ये सब के सब क्या है, एक मीनिंगफुल वर्ड है, मतलब इनका अर्थ निकल रहा है। तो ये जो लिखे हुए हैं इनका सार्थक शब्द हैं, ये मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर मीनिंगलेस की मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ लेटर क्या होता है, वर्ड हुआ करते हैं। जैसे हमने लिखा XYCLZ, अब ये नो डाउट ये भी एक वर्ड है, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो मीनिंगलेस है। हमने लिखा CZQPS,
अगर हमने ऐसा लिख दिया तो क्या इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ निकल रहा है? तो जाहिर सी बात है इन दोनों शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये जो दोनों शब्द हैं ये क्या है? मीनिंगलेस वर्ड हैं। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि जब वर्ड्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? फ्रेज बनता है। वर्ड्स को मिलाते हैं क्या बनता है? फ्रेज। और फ्रेज की इंग्लिश होती है वाक्यांश। क्या होती है? वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है? फ्रेज क्या होता है? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्या होता है ये? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब वाक्य का छोटा सा भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाक्यांश। ठीक है, अब देखो इसको सबसे सरल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहो तो इसको ऐसे समझेंगे कि ऐसे अगर हमने लिख दिया इवनिंग, अगर हमने क्या लिख दिया? इवनिंग, तो ये जो इवनिंग लिखा हुआ है ये क्या है? एक वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन अगर हमने इसी को लिख दिया इन द इवनिंग, क्या लिख दिया हमने? इन द इवनिंग, तो देखो एक से अधिक शब्द हो गया ना। तो जैसे ही एक से अधिक शब्द हम कहीं पे लिखते हैं तुरंत तो क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। जैसे ही एक से अधिक शब्द होते हैं तो क्या कहलाता है? फ्रेज। तो अगर एक ही शब्द लिखा है तो उसको वर्ड बोलेंगे और एक से अधिक शब्द होंगे तो उनको हम क्या बोल देते हैं? फ्रेज। बशर्ते कि कोई उनकी एक मीनिंग निकल रही हो, ठीक ठाक सार्थक मीनिंग उनकी निकल रही हो। मतलब इन द इवनिंग तो हमने क्या हम इसको क्या बोल देंगे? शाम में। ठीक है, क्लियर है इतना? और थोड़ा सा देखिए, जैसे हमने लिखा मैन, मैन जो लिखा हुआ है क्या है? नाउन है। ठीक है, मैन जो लिखा नाउन भी है और ये वर्ड कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने आ मैन लिख दिया तो ये फिर क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। अगर हमने आ मैन लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने लिखा स्टूडेंट, अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा हमने? स्टूडेंट, तो स्टूडेंट शब्द ये क्या है? वर्ड है। लेकिन अगर हमने यहीं पे लिख दिया अ गुड स्टूडेंट, अगर हमने क्या लिख दिया? अ गुड स्टूडेंट, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। तो अगर एक ही जगह पे कोई ग्रुप ऑफ लेटर लिखा हुआ है तो उसको हम वर्ड बोलते हैं। एक से अधिक अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखे हुए हैं, मतलब एक से ज़्यादा शब्द लिखे हुए हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रेज बोल देते हैं। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही जल्दी आप इसको याद कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये सारे क्या हैं? फ्रेज के एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लियर है? लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनकी एक कोई सार्थक मीनिंग निकलनी चाहिए और इनमें कोई भी वर्ब ना लिखी हुई हो, इनमें कोई भी वर्ब ना लिखी हुई हो, किसी भी वर्ब का प्रयोग इसमें ना किया गया हो, तभी ये क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें किसी वर्ब का प्रयोग हो जाएगा तुरंत इसकी मीनिंग बदल जाएगी। क्लियर है इतना? चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्रेज के बाद में क्लॉज के बारे में। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में देखेंगे? क्लॉज के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्लॉज की मैंने हिंदी मीनिंग बताई है उपवाक्य। क्लॉज की हिंदी मीनिंग मैंने क्या आपको बता रखी है? उपवाक्य। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वास्तव में उपवाक्य क्या होता है। क्या देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि वास्तव में उपवाक्य होता क्या है। देखिए, अगर आप लोग अपनी बुक उठाएंगे या कोई भी बुक उठाएंगे तो उसमें देखेंगे कि जो ये क्लॉज है इसकी बहुत ही लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है और उन डेफिनेशंस को पढ़ के आप वास्तव में जब एग्जाम में बैठेंगे और आपसे पूछ लेगा क्लॉज कौन सा इसमें से, तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत आने लगेगी, वहाँ पर आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ कि वास्तव में क्लॉज होता क्या है। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, एक हमने सेंटेंस लिख दिया, ऐसे ही कोई लिख दिया, हमने लिखा टॉम केम टू हिज होम एंड सैट बिसाइड हिज मदर। हमने क्या लिख दिया? सैट बिसाइड हिज मदर। फिर हमने एक दूसरा भी लिखा, हमने लिखा टॉम was going to school one day he met with an old man ठीक है, थोड़ा सा आगे हमने लिखा द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। ठीक है, ऐसे हमने इसको एक सेंटेंस लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा फ्रेज क्लॉज सेंटेंस के बारे में। तो देखिए, जब भी कोई भी पैसेज आपके सामने लिखा हुआ हो और उसमें आपसे पूछ ले कि इसमें सेंटेंस कितने हैं,
अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें सेंटेंस कितने हैं, तो आप सिंपल सा ऐसे समझो कि जितने फुल स्टॉप होते हैं उतने क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। तो अगर ये जो पहला वाला आपके सामने लिखा हुआ है, ये यहाँ से लेकर मदर तक, अगर कोई आपसे पूछ ले भैया इसमें कितने सेंटेंस लिखे हुए हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसमें कितने सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो आप सिंपल देखिए ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है इसमें फुल स्टॉप कितने हैं, एक ही फुल स्टॉप है। कितना फुल स्टॉप लगा हुआ है, एक ही फुल स्टॉप है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही सेंटेंस है। इसमें कितना सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है। लेकिन जो दूसरा वाला लिखा हुआ है एक पैसेज, तो हमने देखा इसमें एक फुल स्टॉप इधर लगा हुआ है, एक फुल स्टॉप इधर लगा है और एक फुल स्टॉप इधर लास्ट में लगा हुआ है। अब आपसे पूछे भैया इस पैसेज में कितने सेंटेंस लिखे हैं, तो आप सीधा बताए 3 फुल स्टॉप लगे हैं, तो इसमें कितने सेंटेंस हो जाएंगे, 3 सेंटेंस हो जाएंगे। कितने सेंटेंस हो जाएंगे, 3 सेंटेंस। तो फिर से समझिए, जितने फुल स्टॉप होते हैं उतने क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ आपको, ये पहचान बता रहा हूँ। सेंटेंस की आप पहचान कैसे करेंगे, सेंटेंस को आप गिनेंगे कैसे, क्लियर, ये क्लियर है। थोड़ा सा अब मैं बात करूँगा यहाँ पे क्लॉज के बारे में। तो जैसे फुल स्टॉप गिन के हम सेंटेंस बता देते हैं, ऐसे किसी भी सेंटेंस में जितनी मेन वर्ब आती हैं, किसी भी सेंटेंस में जितनी मेन वर्ब आती हैं उतने क्लॉज होते हैं। किसी भी सेंटेंस में जितनी मेन वर्ब आती हैं उतने क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं। मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे, देखो मेन वर्ब जो है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या es। मेन वर्ब की ही 5 फॉर्म्स होती हैं। अगर इन पांचों में से किसी भी फॉर्म में कोई भी वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा वहाँ पे, मेन वर्ब। तो हम सिंपल सा किसको काउंट करेंगे, मेन वर्ब को काउंट करेंगे। जितनी मेन वर्ब मिलेंगी उतने क्या हो जाएंगे, क्लॉज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं जो पहला सेंटेंस लिखा, इसमें हमने देखा केम, ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ सेट, ये भी क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है। तो हमने देखा फुल स्टॉप एक था तो सेंटेंस एक हो गया। लेकिन हमने देखा यहाँ पे जो मेन वर्ब है, हमने देखा यहाँ पे जो मेन वर्ब है, एक मेन वर्ब यहाँ पे मिली है और एक मेन वर्ब यहाँ पे मिली है। तो हमने देखा इसमें 2 मेन वर्ब मिली हैं, तो इसका मतलब इसमें कितने क्लॉज हैं, 2 क्लॉज हैं। इसमें कितने क्लॉज हैं, 2 क्लॉज हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ नीचे बात करूँगा तो हमने देखा एक ing फॉर्म, एक गोइंग मिली है। अच्छा, अगला देखिए यहाँ पे मेट लिखा हुआ है और यहाँ पे मेन वर्ब क्या लिखा है, वाज लिखा। देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, और इसी के साथ में हैज, हैव और हैड। ये जितनी भी वर्ब आपके सामने इधर लिखी हुई हैं, जितनी भी वर्ब इधर सामने लिखी हैं, अगर इनका प्रयोग अकेले किया जाता है, मतलब सिंगल, अगर इनका अकेले प्रयोग किया जाता है तो ये हमेशा मेन वर्ब कहलाती हैं। ये हमेशा क्या कहलाती हैं, मेन वर्ब कहलाती हैं। लेकिन अगर इनके साथ कोई एक दूसरी वर्ब आ जाएगी, इनके साथ कोई एक दूसरी वर्ब इनके बाद में आ जाएगी तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इनके बाद में आने वाली वो मेन वर्ब कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल आपके सामने दिए हैं, देखो वाज लिखी हुई है ना, देखो यहाँ पे वाज अकेले आई हुई थी तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगी। लेकिन वाज के बाद में यहाँ पे गोइंग भी आया है ना, तो अब यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और गोइंग क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। गोइंग क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। तो हमने देखा इन सब में भी कोई ना कोई मेन वर्ब दी हुई है, लेकिन इनके बाद में फुल स्टॉप लग गया है, तो मतलब इस सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब है, तो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यही पूरा सेंटेंस लिखा था, अगर मैं केवल होम पे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देता तब ये पूरा पार्ट क्लॉज ना कहलाता, तब ये पूरा पार्ट। देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कोई भी सेंटेंस जो लिखा हुआ होता है, कोई भी दुनिया का सेंटेंस अगर लिखा है कहीं भी, तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उसका एक क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और जो किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है, उसमें आता है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में उस सेंटेंस में आती है वर्ब, और वर्ब के बाद में उस सेंटेंस में आता है ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूँ क्लॉज की, अगर मैं बात करूँ क्लॉज की, तो क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट होती है और एक वर्ब होती है। ठीक है, एक सब्जेक्ट होती है, एक वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है, ऐसी बात नहीं है बस, लेकिन अभी मैं सब्जेक्ट और वर्ब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये
जो स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है सेम स्ट्रक्चर क्लॉज का होता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। किसी हम अदर लेक्चर में इसको देख लेंगे क्या डिफरेंस होता है, क्लॉज कितने प्रकार के, सारी चीज़ें देख लेंगे। फिलहाल अभी मैं केवल आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है सेम होता है। अब आ जाते हैं हम थोड़ी सी अपनी पहली वाली स्लाइड पे यहाँ पे, ठीक है। अब जो अपनी पहली वाली स्लाइड है तो देखिए इसमें भी टॉम सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये वर्ब लिखी हुई है। अच्छा, इसका इस वाले वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन है, टॉम है। क्यों? क्योंकि आने का काम भी टॉम ही कर रहा है और बैठने का काम भी टॉम ही कर रहा है। और बिसाइड मतलब होता है नियर, बिसाइड मीन्स क्या होता है, नियर मतलब नज़दीक या के बगल। सेंटेंस लिखा हुआ है, बिसाइड मीन्स होता है नियर या फिर नज़दीक, ठीक है। तो अगर मैं इस सेंटेंस की यहाँ पे बात करूँगा तो इसमें देखिए दो मेन वर्ब लिखी हैं, तो दो मेन वर्ब का मतलब दो क्लॉज। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे अगर मैं होम पे फुल स्टॉप लगा दूँ तो अब ये फिर क्लॉज नहीं कहलाएगा, अब ये फिर सेंटेंस कहलाएगा। तो सेंटेंस ये भी कहलाएगा और ये जितने भी फुल स्टॉप लगे हैं ये भी क्या कहलाएंगे, सेंटेंस कहलाएंगे। तो कहने का मतलब है क्लॉज कहलाने के लिए कम से कम दो मेन वर्ब आनी जरूरी है। जब यहाँ से ये मैं हटा दूंगा, अब देखिए ये सेंटेंस में दो मेन वर्ब आ गई हैं, अब ये दो क्लॉज इसमें लिखे हैं। तो कभी भी एक क्लॉज नहीं होता, एक सेंटेंस होता है, क्लॉज कम से कम कितने होते हैं, दो क्लॉज हुआ करते हैं। क्लियर है? क्लॉज कम से कम कितने हुआ करते हैं, दो क्लॉज हुआ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे मैं बात कर रहा था सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो सेंटेंस और क्लॉज दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है वो हमेशा सेम हुआ करता है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे सेंटेंस की। आगे हम टॉपिक पे बात करेंगे सेंटेंस की। यहाँ पे मैं बात करूँगा सेंटेंस की, और सेंटेंस की हिंदी मीनिंग होती है वाक्य। सेंटेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वाक्य होती है, ठीक है। क्या होती है, वाक्य। तो जाहिर सी बात है, अभी तक अगर आपसे मैं पूछूंगा कि वास्तव में बेटा सेंटेंस क्या होता है तो आप बताओगे सर ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, ठीक है। नो डाउट आपकी डेफिनेशन एकदम से सही है, बस उसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सुनो इसमें, तो वाक्य क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, a group of meaningful words which make a complete sense, a group of meaningful words which make a complete sense, ठीक है। या हिंदी में बोलूँ इसी को तो इसकी हिंदी हो जाएगी अर्थपूर्ण शब्दों का ऐसा समूह। हिंदी क्या हो जाएगी, अर्थपूर्ण शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा पूरा अर्थ निकलता है। वाक्य कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। आप समझो इस बात का क्या मतलब है कि अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। देखिए केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह देने पे वो सेंटेंस नहीं बन जाता है, उससे एक मीनिंग भी निकलनी चाहिए, उसका एक पूरा पूरा सेंस भी निकलना चाहिए, ठीक है। मतलब उसका जो भाव है वो एक सही भाव आना चाहिए उससे। अब देखो जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं, जैसे हमने लिख दिया ही इज, हमने क्या लिख दिया, ही इज। अब ये देखो दो शब्द लिखे हुए हैं ना, दोनों क्या है, दोनों मिलके एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना रहे हैं, लेकिन क्या ये सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस नहीं है। ये जो आपके सामने लिखा है ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मीनिंगफुल वर्ड तो लिखे हुए हैं लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकाला। हमने कहा ही इज, वह है, कौन है, कहाँ है, कुछ पता चल रहा है, तो कुछ भी नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने लिख दिया एक्स वाई सी एम जेड क्यू पी सी वाई एल एम एन जी एच, ऐसे लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। देखिए चार शब्द लिखे हुए हैं, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड लिखे हुए हैं, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड लिखे हुए हैं। लेकिन क्या इन शब्दों की कोई मीनिंग निकल रही है, क्या ये मीनिंगफुल वर्ड हैं? नहीं। तो जाहिर सी बात है ये जितने भी वर्ड आपके सामने लिखे हैं सब क्या है, मीनिंगलेस हैं। तो वर्ड जो हों वो पहली बात क्या हो, पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि वो मीनिंगफुल वर्ड होने चाहिए। लेकिन मीनिंगफुल वर्ड होने से ही सब काम नहीं होगा, मीनिंगफुल वर्ड होने के साथ साथ उनका एक कंप्लीट सेंस भी निकलना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट सेंस कैसे निकलेगा, जैसे हमने लिख दिया ही इज लिखा हुआ था, इसी में आगे बढ़ा दिया अ गुड स्टूडेंट। क्या हमने लिख दिया, ही इज अ गुड स्टूडेंट।
तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ही इज अ गुड स्टूडेंट, कि वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है। अब इसका पूरा पूरा सेंस निकल रहा है, और उसके साथ साथ ये जो वर्ड लिखे हैं ये सब भी क्या हैं, मीनिंगफुल वर्ड हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बताया कि अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो अब ये सेंटेंस कहलाएगा, अभी क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। तो अब ये शब्द जो है ये अर्थपूर्ण भी हैं, और इन सारे शब्दों का पूरा पूरा एक अर्थ भी निकल रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को सेंटेंस की डेफिनेशन वास्तव में पता चल गई होगी कि सेंटेंस वास्तव में होते क्या हैं। क्लियर है इतना? इतने में आशा करता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होती है, उसमें लेटर कितने होते हैं, और वर्ड क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, क्लॉज क्या होती है, सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दे चुका हूँ, ठीक है। अब मैं बढ़ूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, ठीक है। कहाँ पे बढ़ूँगा अब मैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी में आप लोग इसको बोलते हो शब्द भेद, हिंदी में आप लोग इसको क्या बोलते हैं, शब्द भेद बोला करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, शब्द भेद बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जिनसे मिलके कोई भी सेंटेंस बना हुआ होता है, जिससे हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एक दीवार बनती है, तो दीवार कैसे बनती है, ईंटों से बनती है। तो जो छोटे छोटे ईंट उसमें एक एक लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ करते हैं, ठीक है। उन्हीं को मिला के फिर पूरी दीवार तैयार होती है, वो क्या हो जाता है, एक सेंटेंस तैयार होता है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स के बारे में। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। अब आज से पता हो जाएगा, आज के बाद आप खुद से भी या दूसरों में बहाना नहीं कर पाएंगे कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइप नहीं पता है। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जाहिर सी बात है टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसको देखना, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, फिर दूसरा प्रोनाउन, फिर आती है बात वर्ब तीसरे नंबर पे, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में हम लिख दें। फिर तीसरे नंबर पे बात आती है वर्ब की, चौथे नंबर पे एडवर्ब की, फिर पांचवें नंबर पे एडजेक्टिव की, छठवें नंबर पे प्रीपोजिशन, उसी के साथ में सातवें नंबर पे कंजंक्शन, आठवें नंबर पे इंटरजेक्शन। आठवें नंबर पे अपना क्या आता है, इंटरजेक्शन आता है, ठीक है। तो ये जो 8 शब्द आपके सामने लिखे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला करते हैं, ठीक है। अब देखिए नो डाउट हम लोग अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, पूरा डिटेल में वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, चीज़ों को कुछ छोड़ेंगे नहीं। मतलब वहाँ पे हम लोग नाउन का अलग चैप्टर पढ़ेंगे, प्रोनाउन का अलग चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ब एडवर्ब, ऐसे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग अलग अलग चैप्टर वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। क्या है यहाँ पे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ मीन्स होता है संक्षिप्त, ब्रीफ मीन्स क्या होता है, संक्षिप्त। तो यहाँ पे मैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूँ प्यारे दोस्तों। इसलिए यहाँ पे मैं इसको बताने जा रहा हूँ। देखिए हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे आप मान लीजिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में आप मान लीजिए परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, अलजब्रा पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे आप अलजब्रा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अलजब्रा चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें CISI के क्वेश्चन आ जाएंगे, या उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अलजब्रा का अगर चैप्टर है तो उसमें केवल अलजब्रा के ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो भी मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगा या कोई भी चैप्टर पढ़ाऊँगा, उसमें क्या होता है, उसमें सेंटेंस लिखे होते हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो केवल एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना हो। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं जो केवल एडजेक्टिव से मिलकर बना हो, या कोई ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा जिसमें केवल एडवर्ब लिखा हो, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं जिसमें केवल नाउन से बना हो। सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम उसमें प्रयोग करते हैं, और इन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सामने लिखे हैं, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेंटेंस में यूज होता है। तो पूरा आप डिटेल में ना जानिए, लेकिन कम से कम अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आ जाए तो उसको, उसमें जो वर्ड लिखे हैं, कम से कम आप उन वर्ड्स को पहचानना सीखिए,
उन वर्ड्स को पहचानना सीखिए। तो उसी सब चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पे आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी चीज़ें बहुत वहाँ पे आवश्यक होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जैसे कोई एक सेंटेंस लिख देगा या कोई वर्ड लिख देगा तो पूछ लेगा कि ये नाउन है या नहीं है, या नीचे 4 वर्ड लिख देगा, ऊपर आपसे डायरेक्शन में बता देगा कि इसमें से नाउन खोजिए, प्रोनाउन खोजिए, वर्ब खोजिए। तो आइडेंटिफिकेशन भी एग्जाम में आया करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको देखना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सबको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला हमने लिखा है नाउन, हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? संज्ञा। और देखिए प्यारे बच्चों, ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ें, इंग्लिश को हिंदी की तरह मत पढ़ें, ठीक है। इंग्लिश को हिंदी की तरह मत पढ़ें, हिंदी आपको अलग से पढ़ाई जाएगी। जितना भरपूर आपका हिंदी के प्रति प्यार है, लगाव है, मेरा भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अपनी मातृभाषा है तो उस प्यार और लगाव को हिंदी में अप्लाई कीजिए, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह सीखिए, ठीक है। तो क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो प्योर इंग्लिश में आएगा। आपके एग्जाम में जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आएगा वो प्योर इंग्लिश में आएगा, तो इंग्लिश को थोड़ा सा इंग्लिश की तरह हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। गॉट इट? तो चलिए कम टू द टॉपिक। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था नाउन की। नाउन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? संज्ञा होती है। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँगा तो आप बचपन से रटते हुए आए हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो वो यहाँ पे कहानी नहीं बतानी है। अगर वही चीज़ें आप बताएंगे तो फिर क्लास 5th और आप में और क्लास 5th के बच्चे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको चीज़ों को थोड़ा समराइज करके देखना है। तो नाउन क्या होता है? एक कोई भी नाम मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ होती है उसका एक नाम होता है, और जिसका भी नाम होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। नाउन जैसे मान लीजिए आपने राम बोल दिया, राम क्या हो गया? एक नाम हो गया। श्याम बोल दिया, श्याम भी क्या हो गया? एक नाम हो गया। ऐसे हमने बोल दिया प्रयागराज, तो प्रयागराज भी क्या हो जाएगा? एक नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। प्रयागराज भी क्या कहलाएगा आपका? यहाँ पे नाउन कहलाएगा। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं यहाँ पे नाउन का काम कर रहे हैं, ठीक। तो मैंने आपको बताया दुनिया में कोई भी चीज़ होती है उसका एक नाम होता है, जिसका भी नाम होता है उसको नाउन बोला करते हैं। अगली मैं बात करूँगा सर्वनाम के बारे में। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। सर्वनाम ऐसे तो सुनने से लग रहा है कि सबका नाम, सर्वनाम ऐसे सुनने से क्या लग रहा है कि सबका नाम। हाँ, तो सबका नाम भी आप बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, तो आप उनको अगर बुलाओगे तो एक एक करके राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, टॉम, जेरी ऐसा आप बुलाओगे, ठीक है। तो उनको नाम लेकर बुलाओगे। लेकिन अगर मैं मान लीजिए अगर केवल बॉयज़ की बात करूँ, मैं बॉयज़ में किसी का भी नाम ना लेना चाहूँ, मैं बोल दूँ ही, या किसी को भी कोई भी बच्चा है अगर मैं उसको बोल दूंगा ही, तो वो जो ही मैं बोलूँगा, ही क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो किसी को भी बोल सकता हूँ ना। तो जो ही है वो क्या है? सबका नाम है। मैं किसी का भी नाम वहाँ पे ही कह के बुला सकता हूँ ना, तो वहाँ पे वो क्या है? सबका नाम है। या मान लीजिए गर्ल में कोई है, हमने अगर गर्ल को बुला रहे हैं तो ऐसे तो अलग अलग नाम लेके बुलाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया सी या मैंने बोल दिया सी, तो फिर क्या हो जाएगा? सी जो वर्ड है SHEC, तो वो क्या हो जाएगा? वो सबका नाम हो जाएगा। मैं किसी भी लेडी को, किसी भी गर्ल को सी कह के बुला सकता हूँ, या सी कह के उसको इंडिकेट कर सकता हूँ। या ही वाला, ही और सी का मैटर छोड़िए, मैं यू तो किसी को भी बोल सकता हूँ ना, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। तो ये सब क्या, ये क्या हो जाएगा? सबका नाम। और ये जो मैंने ही, सी, यू ये सब बोला, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। तो इस हिसाब से जो प्रोनाउन हो गया वो सबका नाम हो गया। लेकिन अगर मैं ग्रामेटिकल डेफिनेशन की यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो ये क्या होता है? इट रिप्लेसेज नाउन। इट रिप्लेसेज नाउन। ये किसको रिप्लेस करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। मतलब नाउन के स्थान पे जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? कॉमनली हम लोगों को इतने प्रोनाउन जानने की भी ज़रूरत है। ही, सी, इट, आई, वी, यू और दे। ये जो 7 शब्द आपके सामने लिखे हैं, ये जितने 7 शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। और सबसे ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में, ठीक है। तो आपको प्रोनाउन के बारे में और सारी चीज़ें पता हो ना पता हो, पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर और चीज़ें ना पता हो, कम से कम ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरह मस्ट है कि आपको ज़रूरत, मतलब वहाँ पे ज़रूरी है जानना, ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ वर्ब, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया।
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। और क्रिया जो होती है कोई भी वर्ड ऐसा जिससे किसी एक्शन के बारे में पता चल रहा हो, जिससे किसी कार्य के बारे में पता चल रहा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया। बच्चे कुछ हिंदी वाले हैं वो बोलते हैं सर ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में ना नी नी आए हों उनको हम क्या बोल देते हैं, क्रिया। तो बेटा बताओ नाना क्या है, नाना क्रिया है क्या? नहीं, तो ऐसे नहीं रटते हैं। हम ये देखेंगे कोई भी ऐसा वर्ड जिससे हमको किसी एक्शन के बारे में पता चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, उसको हम क्रिया बोलते हैं। अच्छा, अगर स्पीकिंग की बात करें तो इसमें ये जो आर शब्द लिखा हुआ है ना, इसमें जो वर्ब में आर शब्द लिखा है साइलेंट होता है, इसलिए इसको वर्ब ना पढ़ के इसको हम वर्ब पढ़ा करते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखिए यहाँ पे क्या लिखा, एडवर्ब लिखा हुआ है। अगला वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब लिखा हुआ है। और एडवर्ब क्या होता है, इसकी हिंदी होती है क्रिया विशेषण। इसकी हिंदी क्या होती है, क्रिया विशेषण। इसकी हिंदी क्या होती है, क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि विशेषण लगा है तो विशेषता बताने की क्या करेगा, विशेषता को बताने का काम करेगा। अब किसकी विशेषता बताएगा, अब चूंकि एडवर्ब वर्ब पहले से इसमें इंक्लूड है तो जाहिर सी बात है वर्ब की तो विशेषता बताएगा ही बताएगा। तो जो एडवर्ब होता है वो किसकी विशेषता को बताता है, वर्ब की विशेषता को बताता है। मतलब विशेषता बताने का मतलब होता है उसकी क्वालिटी को बताना। क्या होता है, उसकी क्वालिटी को बताना। क्वालिटी को बताने का मतलब क्या होता है, उसको क्वालिफाई करना। उसको क्या करना, क्वालिफाई करना। तो चाहे आप ये कहो कि वर्ब की क्वालिटी बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं, या ऐसा कहो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। या इसी के साथ साथ आप ये क्वालिफाई या क्वालिटी बताने का मतलब होता है टू से समथिंग अबाउट वर्ब। मतलब वर्ब के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, या वर्ब कोई भी ऐसा शब्द जो वर्ब के बारे में कुछ कहे या वर्ब के बारे में कुछ बताए उसको हम क्या बोल देंगे, एडवर्ब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, एडवर्ब। क्लियर है इतना? चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड पे, एजेक्टिव। एजेक्टिव को हम बोलते हैं विशेषण। एजेक्टिव को हम क्या बोला करते हैं, विशेषण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसमें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो एडवर्ब है ये वर्ब के साथ साथ, ये इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, वर्ब के साथ साथ ये एजेक्टिव और उसके साथ साथ एडवर्ब, मतलब दूसरे एडवर्ब्स की भी विशेषता को ये बताता है। ये जो एडवर्ब होता है ये वर्ब की विशेषता को तो बताता ही बताता है, लेकिन उसके साथ साथ ये एजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब्स की भी विशेषता को बताया करता है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे एजेक्टिव विशेषण की बात करूंगा, ठीक है। तो ये जो एजेक्टिव होता है ये नाउन की विशेषता को बताता है, और नाउन के साथ साथ प्रोनाउन की भी विशेषता को बताता है, ठीक है। किसकी विशेषता को, नाउन की विशेषता को बताता है, और नाउन के साथ साथ ये प्रोनाउन की भी विशेषता को बताया करता है, ठीक। अब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का मतलब क्या है, तो वही चीज़ें हैं कि टू से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एजेक्टिव बोलते हैं। उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एजेक्टिव बोलते हैं। सिंपल ऐसे देखिए, जैसे हमने लिख दिया ही इज अ गुड डॉक्टर। हमने क्या लिख दिया, ही इज अ गुड डॉक्टर। अब डॉक्टर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अच्छा, ये जो गुड शब्द है किसके बारे में बता रहा है, डॉक्टर अच्छा है ना, तो ये जो गुड शब्द है किसके बारे में बताया, इस नाउन के बारे में बताया। और नाउन की जो विशेषता बताता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एजेक्टिव बोल देते हैं, ठीक है। तो ये गुड क्या हो जाएगा, एजेक्टिव हो जाएगा। तो मैंने बोला नाउन के बारे में जो कुछ, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में बताया क्या होता है, एजेक्टिव होता है। एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूँ, हमने लिखा द बॉय इन ब्लैक शर्ट was beaten by the teacher। हमने क्या लिखा, द बॉय इन ब्लैक शर्ट was beaten by the teacher। अब यहाँ पे देखिए जो बॉय लिखा है, बॉय का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। बॉय का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा, जैसे मान लीजिए ढेर सारे बॉय बैठे हैं और हमारे दोस्त ने कहा भैया उस लड़के को, या जो बच्चे बैठे हैं सामने, उसने कहा एक लड़के को टीचर ने पीट दिया है, ठीक है। कुछ ऐसा किया होगा जो पीटने लायक काम। तो अगर उसने कहा कि टीचर ने उस बच्चे को पीट दिया है, मैंने पूछा भैया किस बच्चे को, तो बताएगा कि जो लड़का काली शर्ट पहन के बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब द बॉय इन ब्लैक शर्ट, द बॉय इन ब्लैक शर्ट।
तो इस बच्चे के बारे में कौन बता रहा है, या इसके बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है, इन ब्लैक शर्ट। तो ये जो इन ब्लैक शर्ट है ये किसके बारे में बता रहा है, ये जो पूरा का पूरा इन ब्लैक शर्ट वाला पार्ट है ये बॉय के बारे में बता रहा है। तो बॉय नाउन है और नाउन के बारे में बताया, तो ये भी क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव गुड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, वाइज हो गया, यही सब शब्द एडजेक्टिव होते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं। कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन के बारे में बता देगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब वो बात अलग की है कि यहाँ पे एडजेक्टिव केवल एक ही शब्द था तो एडजेक्टिव कहलाया, और एक से अधिक शब्द हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। तो फ्रेज शब्द से आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना। अगर कोई बोल रहा है भैया यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज लिखा है, तो सिंपल सा वहाँ पे वो व्यक्ति ये कहना चाह रहा है कि नाउन की विशेषता बताने वाले एक से अधिक शब्द लिखे हैं। फिर से सुनो, देखो, नाउन की विशेषता बताने वाला अगर एक ही शब्द लिखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और नाउन की विशेषता बताने वाला एक से अधिक शब्द अगर लिखा हुआ है तो उसी को क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बोल देते हैं। तो आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना। अगर कोई बोल रहा है यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज लिखा हुआ है तो सामान्यतः वो बंदा ये कहना चाह रहा है कि भैया यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता को बताने के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। वैसे भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ एक से अधिक शब्द हो जाते हैं और उनकी कोई एक सार्थक मीनिंग निकल रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, बशर्ते इसमें कोई मेन वर्ब ना दी हुई हो। तो अब इन ब्लैक शर्ट में तो कोई वर्ब लिखी नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये फ्रेज कहलाएगा। तो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को फ्रेज कहलाएगा। क्लियर। तो जरूरी नहीं, सामान्यतः ये एडजेक्टिव ही है तो जरूरी नहीं कि जो आप बोलते हैं गुड, ऑनेस्ट, ठीक है, या वाइज, ब्यूटीफुल, यही सब एडजेक्टिव होते हैं। यही सब एडजेक्टिव नहीं होते। कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा वो एडजेक्टिव ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आ जाते हैं फिर से अपने टॉपिक पे बैक। ठीक, तो आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे प्रीपोजिशन की। क्या मैं बात करूँगा, प्रीपोजिशन की। तो देखो, जो प्रीपोजिशन शब्द है, एक तो अपने नाम से इसकी बात कर लेता हूँ पहले। जैसे हमने लिख दिया प्रीपोजिशन, हमने क्या लिख दिया, प्रीपोजिशन। अभी देखो दो शब्दों से मिलके बना है। एक शब्द यहाँ पे है प्री और दूसरा शब्द यहाँ पे क्या है, पोजीशन। प्री मीन्स क्या होता है, पहले, और पोजीशन मीन्स क्या होता है, स्थान या स्थिति। ठीक है, क्या होता है, स्थान या स्थिति। तो अगर इसके नाम से हम डेफिनेशन निकालने की बात करेंगे तो ये होगा कि कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड से पहले आके उसके पोजीशन को बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द के पहले आके उसके पोजीशन को बताने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कोई भी ऐसा वर्ड जो दो शब्दों को, मतलब नाउन को नाउन से, नाउन को वर्ब से, इस प्रकार से अगर रिलेट करने का काम करता है, क्या काम करता है, रिलेट करने का। देखो, रिलेट मतलब होता है संबंध बताना। रिलेट करने का मतलब क्या होता है, संबंध बताना। तो संबंध बताने का काम जो शब्द करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे हमने लिख दिया द बुक इज ऑन द टेबल। हमने क्या लिख दिया, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पे दो नाउन लिखे हैं, एक नाउन लिखी है बुक और दूसरा नाउन क्या लिखा हुआ है, टेबल लिखा हुआ है। दो नाउन लिखे हैं, एक नाउन लिखी हुई है बुक और दूसरा नाउन क्या लिखा है, यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है। अभी बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, इस बात का पता, मतलब ये दोनों आपस में रिलेट कैसे हैं, बुक और ये जो टेबल लिखी हुई है, ये जो बुक और टेबल लिखी है, दोनों नाउन लिखे हुए हैं, ये बुक टेबल के ऊपर कैसे है, इस बात का पता हमको किससे चल रहा है, ऑन से चल रहा है। इस बात का पता हमको किससे चल रहा है, ऑन से चल रहा है। तो जो ऑन शब्द है ये बुक और टेबल को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, जोड़ नहीं रहा है, ये दोनों को जोड़ नहीं रहा है, बस इन दोनों में संबंध बताने का काम कर रहा है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी दो शब्दों के बीच में संबंध बताए या दो नाउन को आपस में जोड़ संबंध बताए या नाउन और वर्ब के बीच में आपस में संबंध बताए तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रीपोजिशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रीपोजिशन। तो ये जो ऑन लिखा है क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम करेगा। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अपने डेफिनेशन पे। तो प्रीपोजिशन क्या काम करता है, रिलेट करने का काम करता है। और जैसे कुछ प्रीपोजिशन अभी आप लोग देख लो, जैसे हमने लिख दिया बाई, हमने लिख दिया विथ, हमने लिख दिया फॉर, हमने लिख दिया फ्रॉम, हमने लिख दिया टू,
हमने लिख दिया टूवर्ड्स, हमने लिख दिया एट, हमने लिख दिया ऑन, और इसके साथ हमने लिख दिया एमंग, बिटवीन, ऑफ मतलब ओ एफ वाला ऑफ। तो ये सब जो शब्द इधर कुछ लिखे हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। इसको इसलिए बता दिया हूँ कि सामान्यतः अगर ये शब्द आपके सामने कभी पढ़ जाएं तो आप कम से कम वहाँ पे इन सब की पहचान करो कि हाँ ये प्रीपोजिशन लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूँगा कंजंक्शन के बारे में। बात यहाँ पे किसके बारे में करूँगा, मैं कंजंक्शन के बारे में आगे मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CONJUNCTION। किसके बारे में बात करूंगा, यहाँ पे कंजंक्शन के बारे में बात करूंगा। अब देखो ये जो कंजंक्शन शब्द लिखा हुआ है ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक शब्द है इसमें को और दूसरा शब्द है इसमें जंक्शन। एक शब्द है को और ये दूसरा शब्द है क्या है, जंक्शन। और ये जो को वर्ड होता है ये कहीं भी लिखा हो हमेशा टू के बारे में बात करता है। कितने के बारे में बात करता है, टू। और जंक्शन मीन्स होता है कनेक्ट करना। जंक्शन मीन्स क्या होता है, कनेक्ट करना। जैसे आप बोलते हो ना इलाहाबाद जंक्शन, तो भैया इलाहाबाद जो जंक्शन वो क्या करता है, दो या दो से अधिक रेल लाइंस को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो जहाँ पे ढेर सारी रेल लाइंस आपस में आके मिलती हैं, जहाँ जुड़ती हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, जंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे ही ये शब्द लिखा है कंजंक्शन। और को किसके बारे में बात करता है, दो के बारे में। ऐसे सिंपल है वो समझो। देखो जैसे हम लिख दिए कोरिलेशन, हमने लिख दिया कोऑर्डिनेशन, हमने लिख दिया कोऑपरेशन, हमने क्या लिख दिया, कोऑपरेशन। तो देखो सबके पहले क्या लगा हुआ है, को लगा हुआ है। इन सारे शब्दों से पहले क्या लगा हुआ है, तो प्यारे बच्चों इन सारे शब्दों से पहले को वर्ड लगा है। तो देखो अगर मैं बात करूं कोऑपरेशन की, तो आप बोलते हो ना कि मान लीजिए आपका दोस्त है तो आप बोले कि भैया मेरे साथ कोऑपरेट करो, ठीक है। तो कोऑपरेट करने का मतलब क्या है, जो मेरे लायक सहायता है मैं आपकी करूँगा और जो आपके लायक सहायता हो आप मेरी कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, दो लोग। तो यहाँ भी वही लिखा कोऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब सहयोग, तो एक दूसरे का वहाँ सहयोग करते हैं। कोऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेट क्या करता है, कोऑर्डिनेशन जोड़ना, एक दूसरे को हम क्या करते हैं वहाँ पे जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे को रिलेशन लगा हुआ है, दो लोग आपस में जब जुड़ते हैं, संबंधित होते हैं, तो उनको उसको क्या बोलते हैं, को रिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो को शब्द लिखा है टू को बताएगा, और जंक्शन मीन्स क्या होता है, कनेक्ट करना। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो दो को कनेक्ट करता है, दो किसको कनेक्ट करेगा, तो वो दो फ्रेज को भी कनेक्ट कर सकता है, दो क्लॉज को भी कनेक्ट कर सकता है, दो वर्ड को भी कनेक्ट कर सकता है, और दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। तो इन सबको जो जोड़ने का काम करता है वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। तो कंजंक्शन क्या काम करता है, कंजंक्शन कनेक्ट करने का काम करता है। कंजंक्शन क्या काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे हमने लिख दिया एंड, हमने लिख दिया बट, हमने लिख दिया बिकॉज, हमने लिख दिया एज, हमने लिख दिया दो, हमने लिख दिया ऑल दो, हमने लिख दिया यट। तो ये सब क्या है, ये कुछ कंजंक्शन है। हालांकि इनका और भी काम होता है, ये प्रीपोजिशन वगैरह के रूप में भी काम किया करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी काम किया करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अभी मैं कंजंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो ये सब यहाँ पे किसका काम करते हैं, कंजंक्शन का काम किया करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा और मैं बात करूंगा इंटरजेक्शन की। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, ठीक है। किसकी मैं बात करूंगा, यहाँ पे इंटरजेक्शन की बात करूंगा। इसकी मैं बात करूंगा, इंटरजेक्शन की बात करूंगा। तो ये जो अपना इंटरजेक्शन होता है ये दिखाता है सडन फीलिंग को। ये किसको दिखाता है, सडन फीलिंग की बात करता है। इंटरजेक्शन किसकी बात करता है, सडन फीलिंग की बात करता है। सडन मीन्स क्या होता है, अचानक, और फीलिंग मीन्स क्या होता है, भावनाएं। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो मन में अचानक से उठने वाली भावनाओं को व्यक्त करता है, कोई भी ऐसा वर्ड जो मन में अचानक से उठने वाली भावनाओं को व्यक्त करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोला करते हैं, सॉरी इंटरजेक्शन बोला करते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड जो मन में अचानक से उठने वाली भावनाओं को व्यक्त करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आप कहीं भी रोड पे जा रहे हैं, आपके पैर में चोट लग गई, तो आप क्या बोलते हो, ओह। आप क्या बोलते हो वहाँ पे, ओह। तो ये जो ओह शब्द आपने बोला, ये क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। आप रास्ते में जा रहे हो, मान लीजिए आप बाइक से शाम को निकले हुए हैं सब्जी लेने या ऐसे मार्केटिंग करने, या आप कहीं शॉपिंग मॉल में गए हुए हो घूमने टहलने, आपको कोई भी अच्छी चीज़ दिख जाती है, आप क्या बोलते हो, वाओ। आप कोई भी अच्छी चीज़ दिख जाती है, आप क्या बोलते हो, वाओ। तो ये जो वाओ शब्द बोलते हैं, ये अचानक से आपके मन में भावनाएं उठती हैं, ठीक है। तो वाओ शब्द भी क्या हो जाता है, इंटरजेक्शन हो जाता है, ठीक है।
या मान लीजिए आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और आप क्रिकेट मैच जीत गए, तो आप क्या बोलते हो? हुर्रा। क्या बोलते हो आप? हुर्रा। तो जो हुर्रा शब्द होता है ये भी क्या हो जाता है? इंटरजेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब, या फिर मान लीजिए कोई दुख की बात है, अचानक से कोई आपको पता चला दुखी हो गए, तो आप क्या बोलते हो? एलास। क्या बोलते हो? एलास। एलास मीन्स क्या होता है? अरे, ठीक है। तो ये जितने शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, ओह, वाओ, हुर्रा, एलास, ठीक है, या व्हाट, जिसे आप बोलते हो, मान लीजिए कोई आपको अचानक से कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना की कोई सूचना देता है, आप अचानक से बोलते हो व्हाट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके कोई बहुत ही रिलेटिव हैं और या फिर बहुत ही क्लोज पर्सन है, या आप कोई व्यक्ति ऐसा है जो फेमस आदमी है और आप जानते भी हैं, अगर किसी ने आके बताया कि भैया उनका एक्सीडेंट हो गया, तो आप बोले व्हाट, अभी तो यहीं थे यार, उनका एक्सीडेंट कैसे हो गया? तो जो व्हाट शब्द है वो भी क्या होता है? इंटरजेक्शन हुआ करता है, प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ से आपके सामने जो भी वर्ड लिखे हैं और जो भी सारी चीज़ें बताई हैं मैंने ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दी है और इन सब के बारे में जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इनको हम सेंटेंस पे अप्लाई कैसे करेंगे और इनसे हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, सेंटेंस में इनको पहचानते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आगे देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग थोड़ा सा। एक बार मैं बगल हो जा रहा हूँ, जिससे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, खैर ये तो रहेगा आपके पास में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे बात करूँगा इन सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन की। लेकिन उससे पहले आप जानो, कोई भी सेंटेंस अगर लिखा होता है, कोई भी अगर सेंटेंस लिखा होता है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कोई भी सेंटेंस लिखा होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ करता है। क्या होता है? उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ करता है। अच्छा थोड़ा सा आगे देखो, ये जो सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा होता है ना, ये जो सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा होता है, ये नंबर के आधार पे इसको हम दो भागों में बांटते हैं। सब्जेक्ट या तो किसी भी सेंटेंस का सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो या तो सिंगुलर होता है या फिर क्या होता है? वो प्लूरल हुआ करता है। क्लियर है इतना? अच्छा, सिंगुलर क्या चीज़ होती है? सिंगुलर मीन्स इसकी हिंदी मीनिंग होती है एक वचन, और प्लूरल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बहुवचन। अब जो लोग हिंदी पढ़े हैं वो सोच रहे होंगे सर द्विवचन कहाँ चला गया? तो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में द्विवचन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। या तो कोई चीज़ सिंगुलर होती है तो कोई चीज़ प्लूरल होती है। सिंगुलर क्या होती है? अगर कोई संख्या में, कोई भी चीज़ संख्या में एक है, संख्या में कितनी है? एक है, तो अगर कोई भी चीज़ संख्या में एक है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। और अगर कोई चीज़ संख्या में एक से अधिक है, मतलब मोर देन वन है, क्या है? मोर देन वन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्लूरल बोलते हैं। और अगर कोई चीज़ एक ही है, संख्या में एक को दिखा रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? सिंगुलर बोल देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई सिंगुलर और प्लूरल की बात। अब बात आती है कि ये सब्जेक्ट के स्थान पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो प्यारे बच्चों आज से आपकी यहाँ से कन्फ्यूजन में दूर कर देता हूँ, पूरी लाइफ कभी भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। सब्जेक्ट के स्थान पे पूरे ग्रामर और पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से बस पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बस दो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं, एक है नाउन और एक है प्रोनाउन। एक क्या है? नाउन और एक क्या है? प्रोनाउन। बस यही दो पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किए जा सकते हैं। इन दोनों के अलावा कोई भी तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आ सकता है, ठीक है। अब क्यों नहीं आ सकता है इसको समझो। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? नंबर के आधार पे दो, एक सिंगुलर होता है और दूसरा क्या होता है? प्लूरल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के स्थान पर हमको एक ऐसा वर्ड चाहिए, एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए जिसमें सिंगुलर या प्लूरल बनने की क्वालिटी हो, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक को चेक करता हूँ यहाँ पे, और चेक करने का मेथड जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ। जिनमें सिंगुलर या प्लूरल बनने क्वालिटी होगी उनको हम सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे, जिनमें क्वालिटी नहीं होगी उनको सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं रखेंगे। तो देखते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल दे दिया, हमने कहा भैया कोई नाम नाउन, जैसे हमने लिख दिया बॉय। अब बॉय क्या है? एक नाउन है ना, तो क्या बॉय का प्लूरल होता है? तो बॉय का प्लूरल जाहिर सी बात है बॉयज बनाते हैं। अच्छा ये क्या है? एक नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाउन का इसका मतलब सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है। ऐसे अगर मैं बात करूं प्रोनाउन की, तो अगर मैं इसमें सिंगुलर प्लूरल की बात करूं, तो अगर जैसे सिंपल सी मैंने बात की ही की,
तो ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं दे की, तो दे क्या होता है, प्लूरल होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन है इन दोनों को हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। अब इनके बाद में अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात आती है। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने लिख दिया वर्ब। तो डियर स्टूडेंट, जैसे वो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होता है, ऐसे वर्ब भी सिंगुलर भी होती है वर्ब और प्लूरल भी होती है। वर्ब सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। लेकिन बच्चों ये जो वर्ब है ये कभी भी किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी स्थान के बारे में नहीं बताता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया रन। अब ये जो रन लिखा है ये क्या है, एक वर्ब लिखी है। रन जो लिखी है क्या है, एक वर्ब लिखी है। लेकिन क्या रन शब्द से आपको किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी स्थान के बारे में पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। हमने एक शब्द लिख दिया ब्रेक। हमने एक शब्द क्या लिख दिया, ब्रेक। अब ये जो ब्रेक वर्ड लिखा है क्या है, वर्ब है। क्या आपको किसी भी इससे ब्रेक शब्द से आपको किसी नाउन प्रोनाउन या किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी स्थान के बारे में पता चल रहा है? तो जाहिर सी बात है इससे हमको नहीं पता चल रहा है। लेकिन जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट या तो कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगी, कोई स्थान होगा, इन तीनों के अलावा और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल नो डाउट होता है, लेकिन ये कभी भी किसी पर्सन या प्लेस या थिंग को नहीं बताता, तो इसलिए इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रख सकते। अगला मैं बात करूंगा एडजेक्टिव की। अगला मैं बात किसकी करूंगा, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव जैसे मान लीजिए एडजेक्टिव के स्थान पे हमने लिख दिया इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है, सब लोग जान रहे होंगे। लेकिन क्या कभी इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट्स बनता है? क्या कभी भी इंटेलिजेंट को प्लूरल में इंटेलिजेंट्स लिख सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कभी भी नहीं। एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो एडजेक्टिव में सिंगुलर या प्लूरल बनने की क्वालिटी नहीं है। फिर मैं बात करूंगा एडवर्ब की। किसकी मैं बात करूंगा, एडवर्ब की बात करूंगा, ठीक है। अब जैसे हमने लिख दिया एडवर्ब की केयरफुली। ये जो केयरफुली शब्द लिखा है क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या कभी आपने केयरफुली लिखा हुआ देखा? या हमने एक शब्द लिख दिया नॉट। नॉट भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या कभी आपने नॉट लिखा देखा? तो जाहिर सी बात है कि एडवर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल बनने की क्वालिटी नहीं होती है। ऐसे अगर मैं बात करूंगा प्रीपोजिशन की, किसकी मैं बात करूंगा, प्रीपोजिशन की। जैसे हमने लिख दिया प्रीपोजिशन में फॉर लिख दिया। तो क्या आपने कभी फॉर्स लिखा हुआ देखा है? तो जाहिर सी बात है नहीं होता है। या हमने लिख दिया यहाँ पे टू, क्या कभी टूज लिखा हुआ देखा है? तो जाहिर सी बात है टू का भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही मैं प्रीपोजिशन के बाद में बात करूंगा कंजंक्शन की। कंजंक्शन कौन होता है? जैसे हमने लिख दिया एंड। तो क्या आपने कभी एंड्स लिखा देखा, एंड का प्लूरल एंड्स? तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। या हमने लिख दिया बट। क्या बट्स का प्लूरल, बट का प्लूरल बट्स होता है? तो जाहिर सी बात है नहीं होता है। ऐसे में लास्ट में बात करूंगा कंजंक्शन की बात होगी। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा इंटरजेक्शन की। अब इंटरजेक्शन जैसे हमने लिखा था ओ, तो क्या कभी ओ का प्लूरल ओज लिखा देखा है? नहीं। तो इसका मतलब है इंटरजेक्शन में भी सिंगुलर और प्लूरल बनने की एबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमने देखा केवल नाउन और प्रोनाउन ये दो ही ऐसे वर्ड मिले हैं कि जिनमें सिंगुलर और प्लूरल बनने की एबिलिटी है, इसीलिए इनको हम सब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं। देखो मैं आपको पूरा जो भी आपको कोर्स पढ़ाऊंगा, पूरे कोर्स के दौरान कोई भी चीज़ बताऊंगा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विथ लॉजिक बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। आपको रीज़न बिहाइंड द सेंटेंस मैं आपको जरूर वहाँ पर बताऊँगा कि कोई भी रूल बता रहा हूँ या कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें जो भी रूल अप्लाई हो रहे हैं वो सारी चीज़ें क्यों ऐसा हो रही है, उसके पीछे होने का कारण क्या है, ये सारी लॉजिक मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ध्यान से वीडियो को सुनते हुए जाइए, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये आप समझ चुके होंगे। तो जैसे सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन या प्रोनाउन को हम रख सकते हैं, ठीक वही काम होता है ऑब्जेक्ट के लिए भी। कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो, अगर उसमें मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी या तो नाउन लिख सकते हैं और या तो हम क्या लिखते हैं, प्रोनाउन लिखते हैं। तो अगर मैं कभी भी आपके सामने सेंटेंस आ जाए और उसमें पूछ ले भैया इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आपको क्या खोजना है, या नाउन खोजना है या तो प्रोनाउन खोजना है, वही सब्जेक्ट का काम वहाँ पे कर सकता है। क्लियर है इतना? तो ये किसी भी सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बातें आगे करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ। जैसे हमने लिख दिया पहला सेंटेंस, हमने पहला सेंटेंस ये लिखा कि रोहन plays a cricket in the field। अगला हमने लिखा दूसरे में a lion was killed by them। तीसरा हमने सेंटेंस लिखा
दे आर गोइंग टू स्कूल, और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, बाई बाइसिकल। ठीक है, थोड़ा सा अगला सेंटेंस में क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 4 लिख रहा हूँ। यहाँ पे हमने लिखा रमेश ड्राइव्स द कार केयरफुली। क्या हमने लिखा? केयरफुली। अगला हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 4, हमने लिखा इट इज रेनिंग हैवली। ठीक है, और अगला हमने लिखा रमेश एंड कमल हैव रीच्ड देयर। क्या लिख दिया हमने? रमेश एंड कमल हैव रीच्ड देयर। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस हो गए। अब इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे देखना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो हमने देखा जब भी आपको कभी भी सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना हो, सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटना हो, अलग अलग भागों में बांटना हो, उनका आइडेंटिफिकेशन करना हो, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जो कीजिए वो मेन वर्ब का किया कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो मेन वर्ब है वो क्या है? प्लेज। तो प्लेज क्या हो जाएगी यहाँ पे? मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे? देखिए कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो, अगर उसमें एक ही वर्ब लिखी है तो ये जो एक ही वर्ब लिखी होगी ये हमेशा क्या होती है? मेन वर्ब हुआ करती है। प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ करती है? मेन वर्ब हुआ करती है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब साथ साथ लिखी हुई हों, अगर कोई सेंटेंस लिखा है और दो वर्ब एक साथ आ गई हैं, केवल दो ही वर्ब लिखी हों, तो जो पहले आती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो बाद में आती है वो क्या होती है? मेन वर्ब हुआ करती है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई सेंटेंस लिखा हो जिसमें दो से अधिक वर्ब, मतलब तीन वर्ब अगर साथ साथ में आ गई हों, अगर तीन वर्ब साथ में आ गई हों, तो जो फर्स्ट टू वर्ब्स होती हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और जो लास्ट में आती है वो हमेशा क्या होती है? मेन वर्ब होती है। यही अगर चार वर्ब लिखी हैं तो लास्ट वाली मेन वर्ब, उससे पहले जितनी वर्ब आएंगी वो सब के सब क्या होंगी? हेल्पिंग वर्ब हुआ करेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला हमने देखा, लिखा है रोहन। रोहन कोई नाम है ना, और जिसका भी नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो ये जो रोहन शब्द है ये क्या है? नाउन। अच्छा, क्रिकेट खेल का नाम है ना, तो अगर खेल का नाम है तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और देखो इन, मैंने आपको बताया था ना, इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, टू, टुवर्ड्स, बाय, विथ, सब के सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं? प्रीपोजिशन। फील्ड खेत, ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। जहाँ पे खेती होती है उसको, उस स्थान को, उस जमीन को खेत बोलते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? फील्ड, या उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में नाउन बोलेंगे। और द जो होता है क्या होता है? आर्टिकल हुआ करता है। थोड़ा सा देख लो आर्टिकल के बारे में, थोड़ा सा मैं बात करूंगा यहाँ पे आर्टिकल के बारे में। देखो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा अब अपने आप इनडेफिनेट हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो द होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है ए और एन होते हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे ग्रामर में आर्टिकल यही तीन होते हैं, एक होता है द और दूसरा होता है ए और एन। ठीक है, तो आज के बाद अगर कोई बोले कि भैया यहाँ आर्टिकल लिखा है तो आप समझ जाओ वहाँ पे ए, एन और द, इन तीनों में से कोई एक वर्ड लिखा हुआ है। क्लियर? चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है, अब देखो दो वर्ब साथ में आ गई है ना, और जब दो साथ में आती हैं तो मैंने आपको बताया जो पहले आती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, बाद में आती है वो मेन वर्ब होती है। या वैसे भी आपको बता चुका हूँ कि जो वाज लिखी हुई है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, मैंने आपको बताया था अगर इनका प्रयोग अकेले है तो मेन वर्ब, और अगर इनके बाद में और भी कोई वर्ब आई है तब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इसके साथ साथ आपको बता रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, यस या यस की फॉर्म क्या होती है? हमेशा मेन वर्ब होती हैं। तो देखिए यहाँ पे किल्ड जो लिखी है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, और ये यहाँ पे किसका काम कर रही है? मेन वर्ब की। अच्छा, उससे पहले लायन किसी जानवर का नाम है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे? नाउन बोल देंगे, और ए क्या होता है? आर्टिकल होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बाई लिखा है, मैंने आपको बताया ना बाई विथ ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। और देम लिखा है, तो देखिए मैंने आपको इसके पहले बता रखा है कुछ प्रोनाउन के बारे में आप लोगों को बता रखा था। कौन कौन से प्रोनाउन थे? ही, सी, इट, आई, वी, यू और दे। ठीक है, ये कुछ प्रोनाउंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ये देखिए ही, सी, इट, ये तीनों सिंगुलर होते हैं, और आई, वी, यू, दे ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? सिंगुलर, और बाकी के जो चार बचे हैं क्या होते हैं? प्लूरल।
अगर मैं पर्टिकुलर यहाँ बात करूँ आई की, तो आई को प्रेजेंट टेंस में प्लूरल माना जाता है और पास्ट टेंस में सिंगुलर माना जाता है। जैसे आप बोलते हो आई हैव अ कार, तो यहाँ पे आई के साथ हैव लगाते हैं ना, तो हैव प्लूरल होता है, इसका मतलब सब्जेक्ट भी प्लूरल नहीं होगी तभी वो प्लूरल आया, ठीक है। लेकिन अब अगर वही मैं पास्ट टेंस की बात करूँ तो आई के साथ वाज लगाते हैं, इसलिए इसके साथ में इसको हम वहाँ पे सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे देख लो, ये कॉमन चीज़ें हैं, इसको आपको पता भी होगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो जान ले। ये जो ही लिखा है ये किसको बताता है, मैस्कुलिन को बताता है, ठीक है। मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग को, मेल को बताता है, ठीक है। और जो सी लिखा है ये किसको बताता है, फेमिनिन जेंडर को बताता है। फेमिनिन जेंडर का मतलब फीमेल को बताता है या वुमेन को बताता है, ठीक है। और जो इट लिखा हुआ है, इट का प्रयोग हम थिंग्स के लिए करते हैं, मतलब वस्तुओं के लिए करते हैं, और उसके साथ साथ एनिमल, जानवरों के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं, जानवरों के लिए भी करते हैं। क्लियर है इतना। तो देखो ये सब जो लिखे इसका सब्जेक्टिव केस है, इनका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का होता है हर, इट का होता है इट, आई का होता है मी, और वी का होता है अस, यू का होता है यू, और दे का होता है देम। तो अगर ये सब प्रोनाउन है तो इधर भी जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो सब भी क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन ही कहलाएंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो देम जो लिखा है, देम क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो देम लिखा होता है क्या होता है, प्रोनाउन होता है। आगे देखिए, अब यहाँ भी देखिए दो साथ साथ में आई हुई हैं, तो ये जो आर लिखी है क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। जो गोइंग लिखी है क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रीपोजिशन हो जाएगा। थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं, दे, देखिए अभी बताया ना, दे क्या होता है, प्रोनाउन होता है। आगे देखिए स्कूल लिखा है, जहाँ पढ़ने जाते हैं उसका नाम क्या होता है, स्कूल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन हो जाएगा। बाई क्या है, प्रीपोजिशन है। और बाइसिकल क्या है, एक चलाने वाले तरफ एक संसाधन का, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के संसाधन का नाम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे लिखा रमेश ड्राइव्स। ड्राइव्स वर्ब लिखी हुई है ना, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो ये क्या हो जाएगी, वैसे वर्ब हो जाएगी और मेन वर्ब होगी। रमेश नाम है तो नाउन कहलाएगा। द क्या होता है, आर्टिकल होता है। और कार क्या है, एक वाहन का नाम है, नाउन। अब देखिए बात यहाँ पे है फिर केयरफुली की, ठीक है। तो देखिए केयरफुली, ना तो नाम है, नाम नहीं है तो नाउन नहीं है। प्रोनाउन आपको बता दिया, ही सी इट आई बी यू दे होता है, तो प्रोनाउन भी नहीं है। किसी कार्य के बारे में नहीं पता चला तो ये वर्ब नहीं है। और अब यहाँ पे ये कंजंक्शन नहीं, किसी जोड़ नहीं रहा, प्रीपोजिशन नहीं है, इंटरजेक्शन नहीं है, बचा हमारे पास दो वर्ड, एक एडजेक्टिव बचा, एक एडवर्ब। तो पूरे ग्रामर में, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ही वर्ड ऐसे होते हैं जो किसी की विशेषता को बताने का काम करते हैं, वो दोनों शब्द हैं एडवर्ब या एडजेक्टिव। तो ये उन्हीं दोनों में से कोई एक वर्ड हो सकता है। अब ये एडवर्ब होगा तो वर्ब के बारे में बताएगा, एडजेक्टिव होगा तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। तो हमने देखा इस सेंटेंस में दो नाउन लिखे हैं, एक रमेश लिखा है, एक कार लिखा है। अच्छा वर्ब क्या लिखी हुई है, ड्राइव लिखी हुई है। तो अब देख लेते हैं किसके बारे में बता रहा है। तो रमेश सावधानी पूर्वक है या कार सावधानी पूर्वक है, तो जाहिर सी बात है ना तो रमेश सावधानी पूर्वक है और ना तो कार सावधानी पूर्वक है। तो फिर ये सावधानी पूर्वक वर्ड किसके बारे में बता रहा है, तो सावधानी पूर्वक चलाने का काम हो रहा है। प्यारे बच्चों यहाँ पे सावधानी पूर्वक चलाने का काम हो रहा है। तो ये जो केयरफुली वर्ड लिखा है किसके बारे में बता रहा है, ड्राइव। और ड्राइव का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। और वर्ब के बारे में जो बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। या शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में LY लगा होता है वो सबके सब क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट में LY लगा हुआ होता है वो सब क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हो, देखो इसके लास्ट में LY लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो शॉर्ट ट्रिक है ना। आगे देखो नेक्स्ट लिखा इट इज़ रेनिंग। अब देखो इज के साथ में रेनिंग आई तो रेनिंग क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, और इज क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा इट देखो अभी आपको बताया कि ही सी इट के बारे में, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। फिर हैवली वर्ड, हैवली मतलब होता है भारी, इट इज़ रेनिंग का मतलब होता है भारी वर्षा हो रही है। तो जो हैवली शब्द है तो ऐसे भी ये बरसात होने के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब कहलाए, चूंकि बरसात होना वर्ब है। ना समझ में आए, देखो लास्ट में LY लगा हुआ है तो ये वैसे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब। अगला देखिए लिखा रमेश। रमेश नाम है, नाउन। कमल भी नाम है तो नाउन। हैव के साथ में एक वर्ब और आई है, हैव अकेले आई होती तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लेकिन इसके साथ एक वर्ब आई है तभी किसका काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब का। और रीस्ट किसका काम करेगी, मेन वर्ब का। अब देखिए यहाँ पे एंड लिखा है, ये एंड जो है ये कमल और रमेश इन दोनों जोड़ रहा है, तो जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। और यहाँ पे कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ रहा है, किसको, रमेश और कमल को जोड़ रहा है, ठीक है। अगला देखिए एक वर्ड लिखा है यहाँ पे देयर।
एक वर्ड क्या लिखा है, देयर। अभी जो देयर वर्ड है किसके बारे में बता रहा है, पहुंचने के स्थान के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि वहां पहुंच चुके हैं। तो पहुंचना क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बारे में जो बताता है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो आप ये भी समझो हेयर के साथ साथ, देयर के साथ साथ ये भी समझो कि जो हेयर वर्ड होता है ये भी क्या होता है, एडवर्ब हुआ करता है। ये जो हेयर वर्ड के साथ, देयर के साथ साथ एक वर्ड और भी होता है हेयर, ये भी क्या हुआ करता है, एडवर्ब हुआ करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोई भी सेंटेंस लिखा होगा तो उसमें क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, या किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन हम इस टाइप से किया करते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दें तो आपको ये पता चल रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सब्जेक्ट के बारे में, तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रोहन लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट के स्थान पे रोहन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, लायन। यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, लायन लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है, दे लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा है, रमेश लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, इट लिखा है। यहाँ भी क्या लिखा है, रमेश एंड कमल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ये पूरी स्लाइड पे, तो आप देखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन लिखा हुआ है या फिर प्रोनाउन लिखा हुआ है, या तो नाउन लिखा हुआ है या तो प्रोनाउन लिखा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस अगर वहाँ पे सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग इसमें आगे कुछ और भी चीज़ों के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।